गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग इंग्लिश को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे एसएससी सीजीएल क्लैट आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स होने को है, तो उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश की भी उतनी इम्पोर्टेंस है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बात जान लेते हैं कि जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है उसे इंडिया में 1835 में एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे, तो ब्रिटिशर्स की जो भी लैंग्वेज होगी वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज वो इसलिए हुई थी क्योंकि हमारे कंट्री में तेलुगु, मद्रासी, मलयालम, तमिल, ये सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं ना। तो अगर हम किसी एक के मदर टंग को लेके चलते तो सारे कंट्री में जो तालमेल है, हो सकता है उनके ऑफिशियल वर्क में ट्रबल करता, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। इसलिए आपके एग्जाम्स में इंग्लिश की बहुत इम्पोर्टेंस है। नाउ अब हम सिलेबस को देखते हैं। देखो, वैसे तो आपका जिस सिलेबस में इंग्लिश दे रखा है, बट मैंने टॉपिक्स को अच्छे से प्रिसाइजली देखने के लिए, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट, उसमें चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाला था कि आपके इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से मैंने क्लासीफाई करके यहाँ पे नोट कर लिया है। तो देखो, आपके 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, एग्जाम्स में। पहला रीडिंग कम्प्रिहेंशन की बेसिस पे आता है। दूसरा एरर डिटेक्शन एंड स्पॉटिंग एरर्स के लिए आता है। तीसरा क्लोज टेस्ट आता है। चौथा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है। पांचवा पैरा जंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो, रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, द एबिलिटी टू कम्प्रहेंड अ गिवन पैराग्राफ, अ गिवन सेंटेंस, है ना। मतलब आपका जो समझने की क्षमता होती है किसी भी पैराग्राफ को, सेंटेंस को, उसे ही कम्प्रिहेंशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, कम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाता है जिसमें से आपको क्वेश्चंस को ढूंढ के उसे आंसर करना पड़ता है। तो देखो, ये जो पैराग्राफ है वो इकोनॉमिक के बेसिस पे आ सकता है, मतलब ज़्यादातर आते हैं। सोशल इश्यूज़ पे आ सकते हैं, बिजनेस पे आ सकते हैं, करंट अफेयर्स पे आ सकते हैं। नाउ अब देखो, जब आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो है उसमें इन 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, जस्ट आपने पैराग्राफ पढ़ा, वहाँ से उठा के क्वेश्चन देता है। दूसरा इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन, आप पैराग्राफ से जब गो थ्रू होते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, आपका खुद का एजम्पशन क्या है, उस भी आप पे आंसर देना होता है। वोकैबुलरी, डायरेक्ट आपको पूरा पैराग्राफ देगा, उसमें से कोई वर्ड उठाएगा और बोलेगा कि उस वर्ड का साइनोनिम्स, एंटोनिम्स वो बताइए, ठीक है। और मतलब ये जो टाइप है, टाइटल समरी ऑफ द पैसेज, मतलब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आप खुद से उसे एक टाइटल दोगे, समरी दोगे, ठीक है। एरर डिटेक्शन एंड स्पॉटिंग एरर्स, देखो ये भी आएगा। तो अब देखो, अब जब आप एरर डिटेक्शन अगर आपको किसी इंग्लिश के सेंटेंस में या पैराग्राफ में करना है तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। लाइक जो आपके एरर्स आते हैं वो ग्रामर बेस्ड एरर आते हैं, तो आपको पूरे ग्रामर को समझना पड़ेगा। तो आपकी जो ग्रामर का पार्ट है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंड फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ये टाइप 2 में था। नाउ टाइप 3 जो होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, उस पैसेज में आपको 5 से 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं, उन्हें आपको फिल करने होते हैं। बट आपको बहुत ही अप्रोप्रिएट, लाइक जो सबसे नियरेस्ट वर्ड मैच खाता हो उसे भरना होता है, ठीक है। ये क्यों होता है क्लोज टेस्ट? आपकी वोकैबुलरी को टेस्ट करता है, ग्रामर को टेस्ट करने के लिए है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए ये क्लोज टेस्ट होता है, ठीक है। देखो, दैट्स वाई ग्रामर इंपॉर्टेंट है यार, तो हमें ग्रामर को समझना पड़ेगा। और वोकैबुलरी आप जितना रीड करोगे उतना आपको वोकैबुलरी समझ में आती रहेगी।
और जो ये चौथा टाइप है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, अगेन इसमें ग्रामर का ही सबसे ज़्यादा रोल है। आपको सेंटेंस को इधर उधर करके दे देगा और बोलेगा कि आप इसको इम्प्रूव करो। गलत सेंटेंस देगा, उसे बोलेगा एक अच्छे वे में लिखो ना, जो मीनिंगफुल हो। अब पांचवा जो है वो पैरा जंबल है। पैरा जंबल में क्या होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है ना। सेंटेंस इधर उधर दे देगा, फिर रीअरेंजमेंट करना होगा। तो आप देख सकते हो कि जो आपका ज़्यादातर क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, पैरा जंबल है, ये ग्रामर बेस्ड है। दैट्स वाई ग्रामर को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो अब देखो, जैसा मैंने ये अभी डिस्कस करा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। दो ये बहुत ही बेसिक होता है, मे बी आपको पता हो, बट ये आपके सिलेबस का पार्ट है, तो हम इसे एक बार ब्रीफली समझेंगे। ओके, अब देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंपली मतलब क्या होता है कि आप जो भी बोलते हो वो स्पीच है ना। बट अगर उसी स्पीच को, आप जो कुछ भी बोलते हो वो एक स्पीच ही है ना यार, बट उसी स्पीच को अगर आप रिटन फॉर्म में बोल दो, तो वो जो स्पीच है, वो अब किस फॉर्म में हो जाएगा, सेंटेंस। वो स्पीच आपकी सेंटेंस बन जाएगी, ठीक है, सेंटेंस बन जाएगी। तो अब हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है प्रैक्टिकली स्पीच होता है, बट अगर उसे हम लिख देंगे तो वो एक सेंटेंस हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या कहता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है कि आपकी स्पीच के पार्ट्स है सिंपल, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, राइट नाउ मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये मैंने अभी एक स्पीच दिया, बट मैंने इसको अभी लिखा मैं पढ़ रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये एक सेंटेंस हो गया। अब आपको इस सेंटेंस में क्या कहेगा कि आप पार्ट ऑफ स्पीच को ढूंढ के दिखाइए। तो इसमें देखो, जैसे मैं है, आई, है ना, ये एक पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। पढ़ना, ये एक पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। रहा हूँ, ये एक पार्ट ऑफ, ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आई, यहाँ पे आई जो है मैं, ये लाइक प्रोनाउन हो जाएगा, पढ़ना वर्ब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हम देखेंगे सब कुछ वन बाय वन। नाउ स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वही पार्ट ऑफ स्पीच को फॉर्म करते हैं। क्यों, देखो इसमें जैसे कि मैं एक वर्ड है, पढ़ना एक वर्ड है, रहा एक वर्ड है एक वर्ड है। तो यही सारे वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच को फॉर्म कर रहे हैं ना यार, ठीक है। देखो अब, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, इट इज़ वन क्लासेस इनटू विच वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू सच अ वर्ड एज अ नाउन वर्ब। मतलब ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है ना, ये कुछ वर्ड हो सकते हैं, एक नाउन हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकते हैं जो आपके पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करता हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें, तो आपके इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। मतलब आपका कोई भी सेंटेंस है वो जो होता है वो इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से किसी न किसी से मिलके बना होता है ना, ठीक है। आपका जो कोई भी सेंटेंस होता है वो इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच से मिलके बनता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे नाउन। नाउन जो होता है सबसे पहले नंबर पे आता है। नाउन का मतलब क्या होता है, सिंपल, मतलब आप कोई अगर सेंटेंस पढ़ रहे हो, है ना, अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, उसमें अगर कोई ऐसा वर्ड जिससे आपको लगे कि अरे ये तो नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ राम आम खाता है, नाम क्या है, राम, तो राम क्या है, नाउन। श्याम स्कूल जाता है, तो उसमें नाम क्या, उस सेंटेंस में नाम क्या है, श्याम, तो श्याम एक नाउन है। मैं आम खाता हूँ, इसमें देखो मैं भी नाउन हूँ एंड आम भी नाउन है। मैं जूता पहनता हूँ, जूता भी नाउन है, मैं भी नाउन हूँ, ठीक है। विराट कोहली 6 में आता है, 6 कौन में आता है, विराट कोहली, ठीक है। तो उसमें नाम किससे पता चल रहा है, विराट, तो विराट क्या है, नाउन है। अब देखो जो नाउन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। जो कॉमन नाउन होते हैं लाइक मेरा नाम, जैसे जैसे मेरा नाम सूर्यकांत है, तो दुनिया में कितनों के नाम सूर्यकांत होंगे, तो मतलब वो जो वर्ड है वो कॉमन है, ठीक है। कार हो गया, बाल हो गया, ये सब कॉमन नाउन है।
बट जो प्रॉपर नाउन होता है वो यूनिक होता है ना, वो एक ही होता है। जैसे द वाइट हाउस हो गया, द सन हो गया, ये सब एक ही है ना यार। अब फर्दर इसे आप सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल प्लूरल नाउन में भी बांट सकते हो। अब प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन भी सिंपल, अगर हम किसी का नेम ना यूज करके उसके जगह पे कोई और शब्द यूज करें जिससे ये शो हो कि वो जो शब्द मैंने यूज किया है वो उसी पर्सन के लिए है, ठीक है, तो उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन क्या होता है? देखो, प्रोनाउन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है जो नाउन के बजाय यूज होता है, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? वो सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स होता है जो नाउन के बजाय यूज होता है। तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आई, ही, सी, इट, डेम, हिज, योर्स, एनीवन, ये सारे जो है प्रोनाउन के एग्जांपल है। जैसे कि मेरा नाम सूर्यकांत है, तो मैं बोलूँ कि सूर्यकांत पढ़ाई करता है, बट इसमें मैं सूर्यकांत ना बोल के मैं बोलूँ मैं पढ़ाई करता हूँ, तो मैं खुद को ही कह रहा हूँ ना यार। तो मैंने अपने जो सूर्यकांत नेम है, सूर्यकांत क्या है? नाउन है, ठीक है, नेम है तो नाउन है, तो उसकी जगह मैंने आई यूज किया, तो ये एक प्रोनाउन हो गया। अब जैसे आपका कोई फ्रेंड है ना, उसका नाम मान लो राहुल है, तो बोलो राहुल बहुत ही दुष्ट लड़का है, तो आप राहुल को राहुल ना बोल के किसी और से ये इंट्रोड्यूस ये करो कि वह बहुत दुष्ट लड़का है, तो वह क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। ऐसे ही कोई ये, ठीक है, तो ये सारे प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि आप नाम ना लेकर उसके जगह पे, नाउन का नाम ना लेकर उसकी जगह पे कोई ऐसा वर्ड यूज करो जो उसे ही इंट्रोड्यूस करे, उसे ही बताए, ठीक है। अब देखो, प्रोनाउन में भी टाइप्स होते हैं। पहला, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जो हमारे खुद को ही रिफ्लेक्ट करता है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेल्फ, खुद को ही रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप देखो तो जब भी हम इसे यूज करते हैं तो आई का माई सेल्फ हो जाता है, यू का योर सेल्फ हो जाता है, ही का हिम सेल्फ हो जाता है, शी का हर सेल्फ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नाउ सेकेंड है आपका पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव जो ये टर्म है, पॉसेसिव ये जो टर्म है, ये राइट्स को बताता है ना। राइट्स मतलब आप किसी भी चीज़ पे अगर अधिकार जताओ, पोजीशन जताओ, तो उस समय हम उसे वैसे वर्ड को पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? इस पे अधिकार जताया, माइन, तो यहाँ पे जो माइन वर्ड है वो प्रोनाउन है। अब देखो, मान लो कि ये जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप बनाने वालों कंपनी का है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दिस लैपटॉप इज बिलोंग्स टू देयर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो वहाँ पे क्या, ये जो देयर लिखा है मैंने, वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि आप मुझे बोलो कि सर योर्स, तो यहाँ पे मैं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब किसी को दिखा रहा है कि वो पर्सन वो काम कर रहा है, तो वैसे सॉरी उसका उस पर अधिकार है। तो वैसे जगह जैसे योर्स पेन, आप इस पेन को क्या बोलोगे? ये आपका पेन थोड़ी है यार, ये बोलोगे ना सर इट्स योर पेन, दैट मीन्स कि इस पर आपका अधिकार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर्स। तो ये ऐसे प्रोनाउन को क्या कहते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ अपोस्ट्रोफी वर्ड्स वाले होते हैं, जैसे राम्स हाउस, राम का हाउस है, मतलब यहाँ पे भी अधिकार बता रहा हूँ। राम सोम, राम का घर है, तो यहाँ पे भी अधिकार बताया जा रहा है, तो ये भी पोसेसिव प्रोनाउन में आएगा। मोहन कार, मोहन की कार है, तो ये क्या होगा? पोसेसिव प्रोनाउन में आएगा। अब देखते हैं नाउ रिलेटिव प्रोनाउन। देखो, अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? वैसे वर्ड्स जो इंडिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट करती हूँ रिलेटिव क्लास से, ठीक है। तो अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन पता करना है किसी भी सेंटेंस में, तो आप उस सेंटेंस में हु, डैट, विच, है ना, किसका, दैट मीन्स कि वो जो नाउन चीज़ है, नाउन वर्ड है, उसका पूरे सब्जेक्ट में किससे क्या रिलेशन है वो ये बताता है, ठीक है। तो हमेशा हु क्या करता है? हु रिफर्स करता है एक पर्सन को, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स है वो एग्जाम्पल है रिलेटिव प्रोनाउन के। जो हु है वो ऑलवेज अ लिविंग पर्सन, जो जीवित है उसको दर्शाने के लिए होता है, ठीक है, जो या फिर जो एक्शन करता हो। जो हूम है ना, वो किसी सब्जेक्ट को दर्शाने के लिए होता है।
जो हुज है वो भी किसी सब्जेक्ट पे पोजेशन, जैसे हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे पोजीशन दर्शाने के लिए हम हुज का यूज करते हैं। डैट जो है ये डिफाइन क्या करता है कि वो जो चीज़ है वो कोई पर्सन है, एनिमल है या फिर थिंग है, ठीक है। नाउ विच, विच क्या है, विच भी डिफाइन करता है कि वो जो पर्सन है वो क्या है, ठीक है। अब देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हमने दिए, लाइक हु लिविंग पर्सन के लिए, हुम, हुज नॉन लिविंग के लिए डैट, ठीक है। तो ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है हु, हुम, हुज, डैट, विच, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अलग जो अनदर प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, वो हु एवर, विच एवर, वॉट एवर, वॉट्स ओवर, हुज ओवर, ये सारे भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं, ठीक है। नाउ इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसा इंडेफिनिट नाम से ही पता चला, इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि जो निश्चित ना हो, है ना, ठीक है। तो ये जो वर्ड होते हैं वो सब्सटीट्यूट होता है नाउन, नाउन के लिए जो स्पेसिफिक ना हो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि इस क्लास के सभी बच्चे 50 नंबर पाए हैं, है ना, तो उसमें क्या बोलूँगा मैं, द चिल्ड्रंस, मतलब क्लास के सभी बच्चे, हर क्लास के सभी बच्चे 50 मार्क्स पाए हैं, तो मैं बोलूँगा द चिल्ड्रंस, द स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास पर्सन हैज़ गॉट 50 मार्क्स, ठीक है। अब जैसे इन ऑर्डर हो गया, ये सारे इनडिफिनिट प्रोनाउन के, लाइक आप उसमें क्या कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते कि वो किस किन किन के लिए है ना, उसमें किसी का नेम नहीं लिया जाता है, ठीक है। बस ईच कंट्री हैज़ पॉल्यूशन इश्यूज, मतलब उसमें मैं किसी कंट्री को बता नहीं रहा हूँ, बट सभी कंट्री के पास ये पॉल्यूशन का इश्यू है राइट नाउ, ठीक है। ऐसे ही अनदर कंट्री, एनीवन, ऐसा कुछ करके आप ये दर्शा सकते हो, ठीक है। तो इसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। इंडिफिनिट प्रोनाउन में जैसे ईच, अनदर, एनीवन, एवरीवन, ये सब यूज करके आप बना सकते हो। नाउ अब वर्ब देखो, ये जो वर्ब है, वर्ब सिंपल, अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, सेंटेंस को पढ़ते हुए आपको कोई ऐसा वर्ड दिखे जिससे आप बोलो कि अरे ये तो एक्शन कर रहा है, मतलब वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो आप उसे वर्ब कहोगे, ठीक है। अब जैसे अगर हिंदी टर्म में देखो, तो जिस भी शब्द के पीछे ना आता है, जैसे खाना, जाना, गाना, रोना, हंसना, घूमना, फिरना, तो ये सारे क्या है, वर्ब है ना। ना लग गया है पीछे तो वर्ब है, ठीक है, हिंदी में। बट इन इंग्लिश अगर आप वो वर्ड पढ़ रहे हो तो वो वर्ड कोई ना कोई एक्शन डिस्कस करना चाहिए। जैसे रीड मतलब होता है पढ़ना, ये वर्ब है। सिट मतलब बैठना, ये वर्ब है, ना लगाए ना पीछे। रन मतलब होता है दौड़ना, ये वर्ब है, ना लगाए ना पीछे। पिक मतलब उठना, ये सब वर्ब है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देख लो, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ प्ले से क्या दिख रहा है कि ये पूरे सेंटेंस में क्या दिख रहा है, प्ले। प्ले क्या कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, खेलना एक एक्शन हुआ ना। राहुल इज़ गोइंग टू द मूवीज़, राहुल कहाँ जा रहा है, मूवी को जा रहा है। तो इस गोइंग जो शब्द है ना, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये एक वर्ब है। डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट, डिड यू हैव, देखो इट रहता है इस जगह तो आप इट से समझ जाते, बट समटाइम्स क्या है कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश तो हमेशा एडॉप्टेबल लैंग्वेज है ना यार, जैसा अंग्रेज बोलेंगे वैसा हम बोलेंगे, तो यहाँ पे इट हो सकता है, बट यूजुअली यही बोला जाता है, डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट, ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण। एडवर्ब में देखते हैं, अब ऐसे वर्ड्स जो इंफॉर्मेशन देते हो अबाउट वर्ब्स एंड एडजेक्टिव, उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में हमने हिंदी में भी तो पढ़ा है ना यार, कि ऐसे सब जो क्रिया और विशेषण की विशेषता बताते हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे अब एडवर्ब के एग्जांपल टुडे, क्विकली, रैंडमली, ये सारे एग्जांपल्स है एडवर्ब के, ठीक है। अभी हम और भी देखेंगे एडवर्ब। अब देखो जो आपके एडवर्ब होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 5 टाइप्स के आपके एडवर्ब होते हैं। पहला टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आप ये कैसे समझोगे कि जो सेंटेंस है उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर लगा है, वो तब समझोगे कि जब वो सेंटेंस उस वर्ब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। जैसे वर्ब में अगर एल वाई लग जाए तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब। एडजेक्टिव में भी एल वाई लग जाए तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब।
अब जैसे एग्जांपल देख लो, स्लो में एल वाई लग गया तो एडवर्ब। देखो स्लो में, देखो स्लो दौड़ना, स्लो क्या है, स्लो एक वर्ब है, बट इसकी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिल रही है, एल वाई लगा के। वो बहुत ही स्लोली दौड़ रहा है, ही रन्स स्लोली, ही रन्स स्लोली, वो धीमे दौड़ रहा है। तो स्लोली क्या है, रन क्या है, रन इसमें क्या है, एक वर्ब है ना। और जो स्लोली है उस वर्ब का आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब जैसे ही क्राई लाउडली, लाउडली है ना, अभी एडवर्ब बता रहा हूँ आपको। तो इसमें जो क्राई है, क्राई रोना, ना लग गया ना, तो ये एक वर्ब है, बट इसमें हमने पीछे क्या लगाया, लाउडली। अब ये जो लाउडली वर्ड है, ये इस वर्ब की विशेषता बता रहा है, डैट मीन्स कि ये एडवर्ब होगा। तो देखो लाउड में प्लस एल वाई लगा तो वो लाउडली। ऐसे ही स्पीक्स पोलाइटली, ही स्पीक्स पोलाइटली, पोलाइटली। तो देखो अब इसमें स्पीक क्या है, बोलना जो है वो वर्ब है, बट बोलने की विशेषता क्या बता रहा है, पोलाइटली बता रहा है, तो पोलाइटली एडवर्ब है ना। तो ऐसे ही आप देख सकते हो, ठीक है, ये एडवर्ब का। नाउ अब जो दूसरा टाइप है एडवर्ब में, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या कहता है, वो इंटेंसिटी बताता है ना। जैसे कि वो बहुत ही तेज़ दौड़ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, तो दौड़ता तो है बट बहुत ही ज़्यादा तेज़। तो मैं एक एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहा हूँ, इसमें इंटेंसिटी बता रहा हूँ। जैसे ही रन्स टू फास्ट। अब इसमें फास्ट जो है वो वर्ब है, बट इसमें जो टू लगा है पहले, वो इसकी विशेषता बता रहा है वर्ब की। तो टू फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। वह बहुत ही लंबा है, वो लंबा होना तो एक खुद ही वर्ब है, बट उसकी विशेषता बता रहा है ना। लंबा होना एक एडजेक्टिव है, सॉरी, लंबा होना एक एडजेक्टिव है जिसकी विशेषता वेरी बता रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना कि जो एडवर्ब होता है वो किसी सेंटेंस में लगा होता है तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की ही विशेषता बता सकता है ना, एडवर्ब, ठीक है। नाउ मिक्की इज़ वेरी टॉल, मिक्की टॉल तो है ही, ये इसकी मिक्की की विशेषता है कि वो टॉल है, बट वेरी लगा दिया तो मतलब वो एडवर्ब हो गया, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड दिस टाइम ऑफ द ईयर, मतलब इस साल बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ी है, तो ठंडी जो है वो विशेषता है ना यार, बट उसका जो विशेषता बता रहा है वो एक्सट्रीमली बता रहा है, तो एक्सट्रीमली एडवर्ब बता रहा है। देखो एक वे तो ये था, वर्ड के पीछे एल वाई लगाओ तो एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक्सट्रीमली के पीछे एल वाई लगा है, तो अगर आपको ऐसे सेंटेंस में भी आए तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हाउ ऑफन कोई वर्क हो रहा हो, है ना, कोई भी चीज़ें हो रही हो। तो ऐसे सेंटेंस जो वर्ब में उसका ये बता रहे हो कि वो ज़्यादातर वो चीज़ें करता है, तो वो उसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे आशीष ऑफन लाइक्स टू हैव फूड फ्रॉम होटल्स। जो आशीष है ना, हैव मतलब यहाँ पे इट से जुड़ा हुआ है, वो खाना खाना चाहता है। खाना क्या है, ये क्रिया है, ठीक है। इसमें बट एडवर्ब आपको नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे जो ये ऑफन है ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है, मतलब वो ज़्यादातर, वो प्रायः होटल से खाना खाता है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफन, यहाँ पे ऑफन एडवर्ब होगा। विली ऑलवेज बाइज ग्रोसरीज फ्रॉम सुपरमार्केट। देखो यहाँ पे बाई जो है वो वर्ब है, बट हमें यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है ना, तो ऑलवेज ये जो टर्म है ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्रिया का पहले तो वर्ब बता रहा है, तो ये हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। बट ऑलवेज जो बता रहा है, मतलब टाइप में अगर आप देखोगे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएगा, ठीक है। वी नेवर लाइक टू हैव मैंगो जूस फ्रॉम एनी अदर स्टोर। यहाँ पे लिखा है कि हम किसी और स्टोर से मैंगो जूस लेना पसंद नहीं करते, तो हम कभी नहीं लेना पसंद करते हैं ना। क्या नहीं लेना पसंद करते, हैव यहाँ पे क्रिया है, हैव यहाँ पे वर्ब है,
तो क्या नहीं, तो हम कभी नहीं लेना पसंद करते। ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेवर होगा वो एडवर्ब होगा। अब एग्जांपल देख लो, नेवर, ऑफन, एवरीडे, ऑनली, मंथली, समटाइम्स, हार्डली, एवर, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे एडवर्ब हो जाएंगे। ना वो एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल है, टाइम का है ना, तो उसमें टाइम का आइडेंटिफाई करना होता है टाइम को, ठीक है। जैसे आई विल बी गोइंग माई कजन्स प्लेस टुमारो, मैं अपनी कजन्स के प्लेस पे कल जा रहा हूँगा। तो यहाँ पे जो टुमारो है ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है। टुमारो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम। येस्टरडे टीना मेट अनु एट द मार्केट, यहाँ पे जो येस्टरडे है वो क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है। नाउ एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जो पांचवा टाइप है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या कहता है? ये किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, वो किसी प्लेस को भी डिस्क्राइब करने के लिए होता है। आपको अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस पता करना हो तो आप इसमें बस वेयर पूछो, है ना। आप कोई सेंटेंस है उसमें आपने वेयर आस्क करा तो आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा? एडवर्ब, ठीक है। आर यू गोइंग आउट टुडे, अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि एडवर्ब क्या है, तो ये क्या मैंने अभी क्या बताया? वेयर। वेयर मतलब आपको सेंटेंस में वेयर पूछना है ना। तो आपने यहाँ पे पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन है आर यू गोइंग आउट टुडे, क्या तुम बाहर जा रहे हो? तो वेयर मतलब होता है कहाँ, कहाँ जा रहा हूँ? बाहर जा रहा हूँ। तो बाहर जो हो जाएगा वो एडवर्ब हो जाएगा। ही इज गोइंग टू नॉर्थवर्ड साइड, वो नॉर्थवर्ड साइड जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है? नॉर्थवर्ड साइड। नॉर्थवर्ड साइड क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। लिटिल बॉय रैन टूवर्ड्स हिज मदर द मोमेंट ही सा हर, है ना। अब देखो इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है वो किसकी तरफ दौड़ा? कहाँ दौड़ा? अपनी मम्मी की तरफ दौड़ा। तो यहाँ पे जो टूवर्ड्स वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है। तो अब देखो समवेयर, अवे, नो, ये सब जो है ना, नियर, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब एडजेक्टिव पे आते हैं। सिंपल है इसमें भी। एडजेक्टिव किसे कहेंगे? वो सारे, मतलब आप कोई सेंटेंस देख रहे हो, है ना, उस सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड जिससे आपको लग रहा है अरे ये तो उसका गुण बता रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। देखो बेसिकली तो ये सब्जेक्ट और नाउन की ही एडजेक्टिव बताता है सेंटेंस में कोई वर्ड, ठीक है। तो जैसे गुड मतलब अच्छा होना, अगली, क्विकली, ब्यूटीफुल, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखो कुछ एग्जांपल देख लो। द प्लेस वी विजिटेड यस्टरडे वॉज ब्यूटीफुल। अब मैं आपसे इसमें पूछूं एडजेक्टिव की, अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि एडजेक्टिव क्या है, तो आपने सिंपली ये क्या किया? सेंटेंस को पढ़ा, द प्लेस वी विजिटेड यस्टरडे वॉज ब्यूटीफुल। तो इसमें कौन सा सेंटेंस ऐसा, शब्द ऐसा है जिसको देख के ये लग रहा है कि अरे ये तो ये तो एडजेक्टिव बता रहा है? तो आप सिंपल ब्यूटीफुल के देखोगे, ठीक है। ब्यूटीफुल आपको एडजेक्टिव बता रहा है। द वेदर इज प्लीजेंट टुडे, वेदर जो है बहुत ही सुखद है ना। वेदर कैसा है? सुखद है। ये क्या कर रहा है? इसकी वेदर की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो हम एडजेक्टिव को अभी देख रहे हैं, ठीक है। नाउ प्रीपोजिशन, ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच का छठा सेक्शन है। देखो जो प्री वर्ड है ना, प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब होता है स्थिति। अब कोई सेंटेंस है, आई ऑलवेज से पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा क्या होता है? आप जब भी कोई चीज़ स्पीच करो, हाँ ना कुछ भी बोलो, वो एक सेंटेंस फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो सेंटेंसेस को ही तो हमें आइडेंटिफाई करना है ना यार। तो अब देखो प्री पोजीशन जो होता है वो सेंटेंसेस में क्या होता है? पोजीशन के पहले जो वर्ड लगे होते हैं उन्हें हम प्री पोजीशन कहते हैं ना। प्री पोजीशन ऐसे वर्ड होते हैं जो पोजीशन के पहले लगते हैं, ठीक है। अब प्री पोजीशन क्या कहता है? प्री पोजीशन जो है दो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को एक दूसरे से लिंक कर देता है ना। दो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट को क्या करता है? एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। अब कैसे कनेक्ट करता है? चलो देखते हैं। जैसे टीचर आस्क्ड मी टू गो टू द स्टोर नियर द स्कूल। अब देखो यहाँ पे टीचर क्या कर रही है? मुझसे पूछ रही है ना, आस्क्ड मी। अब यहाँ पे अगर मैं जो प्रीपोजिशन टू है नहीं लगाता तो ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता। तो ये कहाँ जा रहा है? गो टू द स्टोर ऑफ द नियर स्कूल, है ना। तो ये स्थान के पहले लगाना यार, ये सारे पोजीशंस है। तो ये पोजीशन के पहले क्या लगा? टू लगा, ठीक है।
तो टू क्या होगा, प्रीपोजिशन हो गया। द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल एंड स्कैप्ड बिफोर वी कुड रीच। ठीक है, यहाँ पे जो देखो जो थीप है वो जंप कर गया, ओवर कर गया, यहाँ पे जंप, ओवर, स्कैप्ड, बिफोर, है ना, रीच, ये सारे क्या है, प्रीपोजिशंस है। ये उन शब्द को कंप्लीट करते हैं, उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। मतलब ये जो होम क्या है, एक पोजीशन है नया जहाँ पे आप पहुँच जाते हो, तो उसके पहले क्या लगा, रिच। रिच क्या है, प्रीपोजिशन है। बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये सारे प्रीपोजिशंस है। नाउ दिस चाइल्ड हैड हिज बर्थडे प्रेजेंट अंडर हिज बेड। जो चाइल्ड है ना, उसका बर्थडे रहा होगा, तो उसको सरप्राइज करने के लिए उसे कोई गिफ्ट दिया होगा। तो उसका जो गिफ्ट है उसको उसके कहाँ है, उसका उसका जो सिचुएशन है, पोजीशन है, वो कहाँ है, उसके बेड के नीचे है, अंडर हिज बेड। तो यहाँ पे जो अंडर है वो प्री पोजीशन हो गया। तो हम यहाँ पे प्री पोजीशन को कवर कर लिए। जल्दी जल्दी करते हैं यार, ये आसान टॉपिक्स होते हैं, इसको जस्ट ब्रीफली हम देख रहे हैं। अब देखो कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, ऐसे वर्ड जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो इसमें आपके कंजक्शन के एग्जांपल है एंड, आर, फॉर, येट, आल्दो, ये सारे क्या है, कंजक्शन के एग्जांपल्स है ना। तो ये जो कंजक्शन अगर किसी सेंटेंस में अगर ऐड होता है तो उस सेंटेंस को वो पूरा करता है ना, पूरा बनाता है। ठीक है, अब नोट कर लो कि एक फ्रेज जो होता है ना, कोई भी फ्रेज हो, जैसे राम और सीता एक फ्रेज है, अगर वो फ्रेज जो है वो पूरा नहीं हो पाता जब तक उससे हमें प्रॉपर मीनिंग ना निकल पाए। जैसे मैंने बोला राम और सीता, ये एक फ्रेज है, पर राम और सीता क्या, इसके लिए हमें एक पूरा सेंटेंस, राम और सीता बोला, बट राम और सीता क्या, ये एक फ्रेज है। ठीक है, बट ये फ्रेज पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। राम और सीता भगवान थे, हैं। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, राम और सीता भगवान है, ये अब सेंटेंस कंप्लीट है। बट जो ये फ्रेज था राम और सीता अकेले कंप्लीट नहीं हो पाता। तो जो फ्रेजेस है उनको वो तब तक कंप्लीट नहीं हो पाएंगे जब तक हम उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वो कन्वे ना करें, है ना, प्रॉपर वो इन्फॉर्मेशन जब तक ना दे। देखो जैसे राकेश एंड सीता आर फ्रॉम वाराणसी, इसमें जो फ्रेज क्या है, राकेश एंड सीता कहाँ से है, वाराणसी से है। बट अगर मैं इसको हटा दूँ तो राकेश एंड सीता से कुछ पता चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे आर फ्रॉम सीता इनको पूरा कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही म्यूजिक एंड डांस इंटरेस्ट्स मी मोर देन एनीथिंग, इसमें क्या है, म्यूजिक एंड डांस, ये एक फ्रेज है। बट अगर मैं इसको अगेन इनके जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं उनको हटा दूँ तो क्या ये अकेले कोई मतलब दे रहा है, म्यूजिक एंड डांस नहीं। तो अब मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, इंटरेस्ट्स मी मोर देन एनीथिंग, तो ये क्या होगा, पूरे सेंटेंस का मतलब दे रहा है। ठीक है, द न्यू गर्ल बिकेम नोन टू होल स्कूल। अब इसमें देखो, अब इसमें ही मैं अगर द न्यू गर्ल को हटा दूँ, जो फ्रेज है ना, बिकेम नोन टू होल स्कूल, कोई मतलब है नहीं है। तो फ्रेजेस एंड उसकी जो कनेक्टिंग क्लास है दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं, ये नहीं रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये कंजक्शन है। अब जैसे देखो एक और एग्जांपल देख लो, माई मॉम वॉज एंग्रिंग मी फॉर गेटिंग होम रियली लेट। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि मेरी मम्मी मेरे पे गुस्सा थी, अभी रियली को हटा दे रहा हूँ, रियली जो फ्रेज है उसको हटा रहा हूँ। मेरी मम्मी मेरे पे गुस्सा थी घर, क्यों गुस्सा थी, घर पूरा निकल रहा है क्या, नहीं, जब वो रियली लेट पहुँची तब ना। तो यहाँ पे रियली लेट इंपॉर्टेंट है, फ्रेज है। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी एग्जाम्पल है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, मीरा एंड जस्मिन। देखो अभी हम कंजक्शन देख रहे थे ना यार, कंजक्शन के अलावा भी आपको समझाने लगा। कंजक्शन देखो जैसे एंड है इसमें कंजक्शन। ठीक है, डिड नॉट गो टू वर्क एज ये कंजक्शन है। अगर ये एंड नहीं रहता तो मीरा जैस्मिन हैड कम गलत होता, तो यहाँ पे हमें कॉमन लगाना पड़ता। जेन डिड नॉट गो टू वर्क सी वॉज सिक, अगर यहाँ पे एज नहीं रहता तो सी वॉज सिक, क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं। तो हमने इसमें क्या किया, कंजक्शन ऐड किया। तो कंजक्शन ने क्या किया, पूरे सेंटेंस को कंप्लीट सेंस दे दिया। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स, अगर मैं यहाँ पे अनलेस जो फ्रेज है इसको हटा दूँ, मतलब जो कंजक्शन है इसको हटा दूँ, यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स, क्या मतलब है, कोई मतलब निकल रहा है, वो बंदा वर्क हार्ड भी कर रहा है बट वो फेल भी हो जा रहा है, वो अच्छा मार्क्स नहीं गेन कर पा रहा है। तो ये सेंटेंस सेंसफुल नहीं है, सेंसिबल नहीं है।
तो इसलिए अनलेस को हम जब जोड़ देंगे तो ये सेंस देने लगेगा। अब इंटरजेक्शन देख लो। इंटरजेक्शन जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपका आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच है। इंटरजेक्शन क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए होता है ना, सॉरी, इमोशंस को कन्वे करने के लिए होता है। कन्वे करना मतलब पहुंचाना। तो ऐसे वर्ड जिससे आपको लग रहा है कि अरे इसमें तो कोई भाव है, कोई इमोशन है, तो वो सारे वर्ड क्या करेंगे? वो इंटरजेक्शन कहलाएंगे। अरे ओह वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, तो वाव क्या है? आपके इमोशन को दर्शा रहा है। अलास ही इज़ इल, वो बीमार है ना, तो अलास दुखी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो हमने आज पार्ट ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लिया। अभी हम थोड़ा सा एक्सरसाइज पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा सेंटेंस को देखते हैं ना। देखो यार, आपको क्या होता है कि पूरे पैराग्राफ फॉर्म में आता है, तो मैं सोचा हूँ उससे ही थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये जो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमने पार्ट ऑफ स्पीच सीखा अभी, तो यहाँ पे क्या है? चैप्टर 1 पहले देख लो। चैप्टर क्या है? चैप्टर कोई नाम है तो ये नाउन है। ठीक है, ये नाउन है। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री क्या है? एक एडजेक्टिव है ना, कोई विशेषता है ना, तो हिस्ट्री क्या है? एडजेक्टिव है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या है? एक नाउन है। ठीक है, अभी ये पढ़ते हैं। द वेरी फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन रिपब्लिक, इज प्रोडक्ट नॉट ऑफ अ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन बट ऑफ रिसर्च। तो इसमें से बस इतना ही छाट लो, ये टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो देखो, द वेरी फैक्ट, अभी हमने पढ़ा था ना, वेरी क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, वेरी एडवर्ब है, फैक्ट नाउन है, डैट जो है वो प्रोनाउन है, द जो है वो नाउन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी नाउन है, ऑफ जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन है, द जो इंडियन रिपब्लिक जो है वो फिर एक नाउन है ना, प्रॉपर नाउन, इज जो है वो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, द प्रोडक्ट जो है वो नाउन है। तो ऐसे ही हर जो सेंटेंस भी फॉर्म होता है, उन सभी में पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होता ही होता है। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपका कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। आगे हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।